हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रोटीन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और आप सबके लिए जो मैंने मैटर इकट्ठा किया है, वो बहुत ही अच्छी बुक से लिया है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री ऑफ लेनिंजर है। बहुत ही अच्छी किताब है ये बायोकेमिस्ट्री की। दूसरी किताब इंटीग्रेटेड बायोकेमिस्ट्री ऑफ एल्सवियर है। यह भी बहुत अच्छी किताब है। इस बुक्स में शॉर्ट नोट बनाए गए हैं जो आप सबके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। तीसरी किताब वॉइड एंड वॉइड की है। यह भी बहुत अच्छी किताब है। इन किताब से आप लोगों के लिए मैटर इकट्ठा किया गया है। तो हम आज की इस वीडियो में क्या-क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी प्राथमिक संरचना पढ़ेंगे। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द्वितीयक संरचना, सुप्रा सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड डोमेन तथा टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाaternary स्ट्रक्चर और डीनेचुरेशन यानी प्रोटीन का डीनेचुरेशन कैसे होता है, कैसे प्रोटीन की जो नेटिव संरचना है, जो नेटिव कन्फॉर्मेशन है, जो नेचर में जो उसकी वास्तविक संरचना पाई जाती है, उसमें कैसे डिफॉर्मिटी आ जाती है, वो डीनेचुरेशन होता है। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रोटीन का इंट्रोडक्शन। ये हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक कोशिका और कोशिका के अंगों में सबसे अधिक मात्रा में जैविक मॉलिक्यूल जो पाया जाता है वो प्रोटीन होता है। और ये बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक सभी ऑर्गेनिज्म में 20 एमिनो एसिड से बना होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें जो भी प्रोटीन पाई जाती है वो किस 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। हाँ, उनकी सीक्वेंस अलग-अलग हो सकती है, क्रम अलग-अलग हो सकती है प्रोटीन में, लेकिन यूज़ 20 एमिनो एसिड ही होते हैं। आगे देखते हैं। और जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन में सहसंयोग बंध द्वारा जुड़कर एक कैरेक्टरिस्टिक्स रेखीय सीक्वेंस बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि विशेष होती है वो प्रत्येक प्रोटीन में जो एमिनो एसिड का जो क्रम होता है वो विशेष होता है। अलग-अलग प्रोटीन में अलग-अलग होता है और सेम प्रोटीन में दूसरे ऑर्गेनिज्म में वही सेम प्रोटीन में वो सीक्वेंस सेम रहता है। यह भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये प्रोटीन के निर्माण के बेसिक यूनिट्स है, इसलिए हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। और बात करें हम प्रोटीन की तो कई रूपों में हमारे ऑर्गेनिज्म में या हमारे अंदर काम आती है, जैसे एंजाइम्स, हार्मोन, एंटीबॉडीज, ट्रांसपोर्टर्स, मसल्स फाइबर, द लेंस प्रोटीन ऑफ आई, फीदर्स यानी पंख, स्पाइडर वेब मकड़ी के जाले, राइनोसेरोस हॉर्न, राइनोसेरोस के सींग, मिल्क प्रोटीन, एंटीबायोटिक्स, मशरूम पॉइजन्स, मशरूम से प्राप्त होने वाला जहर और ऐसे बहुत सारे हजारों प्रकार के उत्पाद वो प्रोटीन से बने होते हैं या प्रोटीन के रूप में वो काम आते हैं। आगे बात करते हैं हम प्रोटीन किनसे बनता है। हमने ये देखा है कि अमीनो एसिड ही एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर एक चेन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 अमीनो एसिड है, 1 और 2, और ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। और वो पेप्टाइड बॉन्ड किस प्रकार का होता है? सहसंयोजी बंध होता है। इस स्थिति में प्रत्येक अमीनो एसिड से कुछ पार्ट H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। इसलिए हम प्रत्येक अमीनो एसिड को अमीनो एसिड रेजिड्यू कहते हैं। यह भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो नामकरण के रूप में। अमीनो एसिड रेजिड्यूज कहते हैं और ये एक दूसरे से जॉइंट होकर
पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, प्रोटीन और पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। ये एक छोटी सी लाइन है, प्रोटीन की परिभाषा के रूप में ले सकते हो आप। प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, जो एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और इस कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, आप देख रहे हो, पहले एमिनो एसिड्स के कार्बोक्सिलिक ग्रुप था दूसरे एमिनो एसिड्स के एमिनो ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन होता है और जल का अणु एक बाहर निकलता है। बाहर निकल के CONH के रूप में पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। CON के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है, पेप्टोइड बॉन्ड कहलाता है। ये एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है तो ये हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ता है और ऐसे चल के आगे एक पूरी चेन बन जाती है। आगे चलते हैं। हाँ, हमें ये भी यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, यदि हम अमीनो एसिड्स की बात करें तो इसकी एक संरचना देख लेते हैं बेसिक हम। एक अमीनो एसिड की जो बेसिक संरचना होती है उसके 4 भाग कह सकते हो आप, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है, एक एमिनो समूह होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक साइड चेन होती है और प्रत्येक एक कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। इस कार्बन एटम को हम C अल्फा कार्बन कहते हैं। और एक अमीनो एसिड को छोड़ के, ग्लाइसिन को छोड़ के, बाकी अमीनो एसिड में ये कार्बन अल्फा किरेल कार्बन होता है। क्योंकि जो चारों ग्रुप इससे जुड़े होते हैं वो सेम प्रकार के नहीं होते, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये अमीनो एसिड की बेसिक संरचना है, ये हम देख सकते हैं। और इसलिए हम इसको अमीनो एसिड्स को जो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं उनको हम कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। क्या कहते हैं, याद रख लेना आप लोग, अल्फा अमीनो एसिड्स। ऑल 20 ऑफ द कॉमन अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो एसिड्स। ये भी एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं हम अमीनो एसिड की बेसिक संरचना है। हमने यहाँ पे साइड चेन देखिए आर, जिसको मैंने लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो, ये आर जो साइड चेन है सिर्फ इसी की संरचना में और साइज में अंतर आता है। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से केवल इस आर चेन और साइड चेन के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं और इसी के कारण अमीनो एसिड्स की पोलैरिटी है या सोल्युबिलिटी है वाटर के अंदर, वो आर या साइड चेन ही डिफाइन करती। और इसी के अनुसार अमीनो एसिड की जो संरचना है, साइज है और इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो इन्फ्लुएंस वही अमीनो एसिड की जो सोल्युबिलिटी है उसको पाने में इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। क्या, साइड चेन की संरचना, स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स की, कैसे ये अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं, ये जो दिख रही है ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये प्रोटीन की सेकेंडरी या द्वितीयक संरचना है, ये प्रोटीन की तृतीयक संरचना है और ये प्रोटीन की चतुर्थक संरचना है। प्राथमिक संरचना में हम देख सकते हैं एक रेखीय क्रम है, अमीनो एसिड्स का एक रेखीय क्रम है। जब हम अमीनो एसिड्स को पढ़ते हैं तो लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, लेफ्ट में एन टर्मिनस पढ़ते हैं हम और राइट में सी टर्मिनस, हम इसको कहते हैं एन टू सी। ये एक रेखीय क्रम है अमीनो एसिड रेजिड्यूज का, इसी को हम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर या द्वितीयक संरचना की बात करें तो यही पेप्टाइड चेन फोल्ड हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इनकी जो अमीनो एसिड्स है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से ये अपना रूप चेंज कर लेती है, ये फोल्डिंग कर लेती है, जिसके कारण अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट्स बनती है।
क्यों बनती है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, यानी अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स जो द्वितीयक संरचना होती है उनमें स्थायित्व किससे होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तृतीयक संरचना की बात करें तो फिर इसमें और फोल्डिंग हो जाए, ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स फिर फोल्ड होके एक 3D संरचना का निर्माण करते हैं जिसको हम प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। अब बात करते हैं चतुर्थक संरचना। जब एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है तब हम उसको तृतीयक संरचना कहते हैं, लेकिन जब एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब एक साथ आकर प्रोटीन का निर्माण करती है, यानी कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन होती है जिसमें एक से अधिक सब यूनिट होती है, तो वो एक साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का निर्माण करती है जिसको हम चतुर्थक प्रोटीन कहते हैं। और ये सारी सब यूनिट्स नॉन कोवलेंटली इंटरेक्शन द्वारा, यानी असहसंयोजक बंधु द्वारा या इंटरेक्शन द्वारा एक दूसरे से जुड़ती है तथा संपूर्ण प्रोटीन को स्थायित्व प्रदान करती है। अब जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं किस प्रकार का होता है। पेप्टाइड बॉन्ड कोप्लेनर होता है, एक ही तल पे वो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। जो ये क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि रेजोनेंस पाया जाता है किनके बीच में? किनके बीच पाया जाता है? कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन ग्रुप और एमाइड नाइट्रोजन, इनके बीच में, ऑक्सीजन और एमाइड नाइट्रोजन के बीच में रेजोनेंस पाया जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि पार्शियल शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आंशिक शेयरिंग होता है कार्बोनिल ऑक्सीजन के बीच में और एमाइड नाइट्रोजन के बीच में। ऑक्सीजन क्या रखता है? नेगेटिव चार्ज रखता है, और नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है आंशिक, और ये दोनों मिलकर एक स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं? जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उसमें द्विबंध के गुण आ जाते हैं, आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। यदि हम इसकी लेंथ की चर्चा करें तो जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है CN पेप्टाइड बॉन्ड होता है CN, जो नेचुरल जो एक्चुअल में जो CN की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, और जो पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर जो ये बंध पाया जाता है इसकी कम होती है, यानी इसके अंदर द्विबंध के गुण आ जाते हैं, आंशिक इलेक्ट्रिक डायपोल वहाँ बन जाता है। और पेप्टाइड बॉन्ड होता है 6 एटम ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ 6 एटम की बात करें, आप डायग्राम में देख सकते हो, ऊपर वाला डायग्राम इसमें देख सकते हो, आप इसमें डायग्राम देख लो। 6 एटम कौन से एटम? 1 2 3 4 5, ये 6, इन 6 एटम्स की बात की है। यहाँ पे कौन से 6 एटम्स की बात की है? इन 6 एटम्स की बात की। तो ये क्या कह रहे हैं? 6 एटम्स और पेप्टाइड बॉन्ड लाई इन ए सिंगल प्लेन, वो सिंगल प्लेन में, आपने भी देखा वो सिंगल प्लेन में है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक का जो ऑक्सीजन है, देख लो यहाँ, ये ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे से ट्रांस यानी विपरीत दिशा में स्थित होते हैं। ये हमेशा एक पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें, 6 एटम की बात करें, एक तल में होते हैं, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ट्रांस स्थिति में होता है हमेशा, ताकि इसकी जो कन्फॉर्मिटी है, इसका जो स्थायित्व है वो हमेशा बना रहे। यदि सिस कंडीशन में हो तो सिस कंडीशन में क्या, वो स्टेरिक बाधाएं उत्पन्न करती है इसकी संरचना में, इसके रोटेशन में, इसलिए ये हमेशा ट्रांस स्थिति में रहते हैं। आगे बात करते हैं, और इसी फाइंडिंग की वजह से पॉलिंग और कोरे ने क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने बताया कि पेप्टाइड जो कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड है, CN बॉन्ड है, उनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, और डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आने के कारण वो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता, वो पेप्टाइड बॉन्ड फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता। तो फिर फ्री कौन रोटेट करेगा? इसके पास वाले। कौन से? यहाँ आप देख सकते हो, ये वाला जो है
कार्बन और नाइट्रोजन, ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड है, ये फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है। और इसकी आप लेंथ देख सकते हो 1.32 एंगस्ट्रॉन इसकी लेंथ है। यहाँ देखो ये एंगस्ट्रॉन जो सिंगल बॉन्ड से कम है। रोटेट कौन करेगा? इधर वाला रोटेट करेगा और इधर वाला रोटेट करेगा। ये कौन कौन से बॉन्ड है? ये कार्बन अल्फा और सी के बीच में है, तो ये वाला है साई। जो कार्बन अल्फा और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है वो कौन सा है? साई। और ये वाला जो बॉन्ड है नाइट्रोजन और कार्बन अल्फा के बीच में, ये कौन सा है? फाई। तो ये साई और फाई ही फ्रीली रोटेट कर सकते हैं और इनका जो एंगल होता है रोटेट करने के वो भी लिमिटेड होता है। कुछ ही एंगल है वो परमिटेड होते हैं, या कन्फॉर्मेशन, इनको हम कन्फॉर्मेशन कहते हैं, डाई हैंडल एंगल कहते हैं। वो कुछ ही रोटेट होते हैं, परमिटेड होते हैं, सारे एंगल अलाउड नहीं है। वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। आगे बात करते हैं हम। ये हमने देख लिया कि नाइट्रोजन और कार्बन अल्फा था, कार्बन अल्फा और कार्बन, ये जो बॉन्ड है ये रोटेट कर सकते हैं और इनको एक नाम दिया गया है, डाई हैंडल एंगल इनको कहा गया है। और इनका नाम क्या दिया गया है? फाई और साई। और इनकी जो वैल्यूज होती है जो रोटेट कर सकती है वो वैल्यू अलग अलग स्ट्रक्चर की अलग अलग होती है। अल्फा हेलिक्स की बात करें तो अल्फा हेलिक्स के साई और फाई के मान अलग होते हैं, बीटा शीट्स के अलग होते हैं, वो थोड़ा सा हम आगे चल के देखेंगे। और इनको रामचंद्र प्लॉट के द्वारा हम शो करते हैं। रामचंद्र प्लॉट में क्या होता है? साई और फाई के मानों को दर्शाया गया, उसमें कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से एंगल है वो परमिटेड है, उसमें रोटेशन हो सकता है, उन एंगल पे रोटेशन हो सकता है, उनको इसमें शो किया गया है। यहाँ देखो ये एक थोड़ा सा, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसका हम अलग से आपके लिए वीडियो बनाएंगे जिसमें इसको विस्तार से समझाएंगे। यहाँ पे देखो ये, जैसे हम इसमें बात करें, ये जो ग्रीन जो एरिया दिखाया गया है, जो ज़्यादा डार्क दिखाया गया, जैसे ये ज़्यादा डार्क है तो ये लार्ज रेंज रखते हैं, साई और फाई के मान लार्ज रेंज रखते हैं। यहाँ इस एरिया वाले जितने भी स्ट्रक्चर है उसमें रोटेशन ज़्यादा होता है या ज़्यादा एंगल तक वो रोटेट कर सकती है। जैसे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में जो साई और फाई के मान वो ज़्यादा रेंज के होते हैं। ऐसे ही एंटी पैरेलल बीटा शीट्स है, ये यहाँ देख रहे हो आप, ये भी देख रहे हो, कोलिजन है, ये देख रहे हो, ये सारे डार्क एरिया है। यहाँ जो इनकी वैल्यूज होती है वो उनका मान, उनकी रेंज ज़्यादा होती है। और जो लाइट एरिया है उनमें बहुत कम होती है, बहुत कम परमिटेड होते हैं साई और फाई के मान रोटेट करने के लिए। और जहाँ दूसरे जो एरिया, जैसे ये एरिया है, तो ये जो एंगल होते हैं साई फाई के मान, ये परमिटेड नहीं है। ये थोड़ा सा हमने रामचंद्र प्लॉट के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं, हम शुरुआत करते हैं, ये हमने प्रोटीन का सामान्य परिचय पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने अमीनो एसिड्स को भी थोड़ा सा ले लिया। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना की, जो हम पहले आपको बता चुके हैं कि प्रोटीन की सिंपली अमीनो एसिड्स की लीनियर संरचना जो होती है वो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है, यानी लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स जो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। यह परिभाषा हम याद रख सकते हैं। और इसमें जो क्रम होता है मैं आपको बता चुका हूँ, लेफ्ट से राइट हम इसको पढ़ते हैं। लेफ्ट की तरफ अमीनो टर्मिनल और राइट की तरफ कार्बोक्सिलिक टर्मिनल, ये हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। जैसे ये इधर देखे तो ये एन टर्मिनल आ गया और ये सी टर्मिनल आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं? एमाइड बॉन्ड होते हैं। इनको हम एमाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि किस किस के बीच में बनते हैं ये? अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड और अल्फा अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड्स के बीच में ये बनते हैं। और जो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है उसके कारण
ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर है वो स्थायित्व किसके द्वारा प्राप्त करती है? रेजोनेंस के द्वारा। किसके द्वारा स्थायित्व प्राप्त करती है? अनुवाद के द्वारा या रेजोनेंस के द्वारा, जो किसके बीच में होता है? अल्फा कार्बोक्सिलिक और अल्फा अमीनो ग्रुप के बीच में जो डबल बॉन्ड के करैक्टर आते हैं, उसके कारण ये प्राथमिक संरचना है वो स्थायित्व को प्राप्त करती है। अब साइड चेन की बात करते हैं हम। साइड चेन हमेशा रेखीय जो संरचना होती है उसके दोनों तरफ साइड में वो एक्सटेंड होती है, निकली हुई होती है, बाहर की तरफ निकली हुई होती है, आउटवार्ड होती है, दूसरे शब्दों में कहें तो आउटवार्ड होती है, जो दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन कर सके। आगे हम देखते हैं रेखीय संरचना का निर्माण कैसे होता है। अमीनो एसिड से एक साथ एक एक करके आके जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करते हुए एक चेन का निर्माण करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अमीनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और इस चेन को हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। बहुत सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर एक चेन का निर्माण करते हैं, उस चेन को क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। यानी प्रोटीन एक तरह से एक पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, ऐसे हम प्रोटीन को समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। यहाँ पे हम नाम भी दे सकते हैं प्रोटीन का, या पॉलीपेप्टाइड का नाम दे सकते हैं। यदि दो अमीनो एसिड मिलकर एक चेन का निर्माण करते हैं तो उसको डाइपेप्टाइड कहते हैं, जिसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तीन अमीनो एसिड मिलकर यदि प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं या प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बना रहे हैं तो उसको हम ट्राइपेप्टाइड कहते हैं। पेंटापेप्टाइड कब कहेंगे? जब 5 अमीनो एसिड मिलकर पेप्टाइड का निर्माण करेंगे जिसमें 4 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। यदि पेंटापेप्टाइड कोई चेन है तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 4 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे और 5 अमीनो एसिड उसमें भाग लेंगे। ये थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसका भी हम ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना हमने पढ़ी। बात करते हैं प्रोटीन की सेकेंडरी संरचना की। अब सेकेंडरी संरचना में आते हैं तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है उसमें क्या होगी? फोल्डिंग होगी। उसमें लेवल ऑफ फोल्डिंग, अगला स्तर जो फोल्डिंग का होता है वो होता है, जिसके कारण प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है। और वो कैसे बनती है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बनती है। हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं किनके बीच में? किनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स के बीच में। पेप्टाइड बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं? कार्बन CONH, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो यहाँ इनके और ये जो है वो हाइड्रोजन बंध बनाने में भाग ले लेते हैं, जिसके कारण प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का निर्माण होता है। यहाँ पे साइड चेन का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। साइड चेन पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेती। और स्टेबिलिटी जो होती है वो डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ पे जो स्थायित्व है, प्रोटीन का जो स्थायित्व है उसमें जरूर साइड चेन वो भूमिका निभा सकता है, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता। द्वितीयक संरचना तक की बात करें, यहाँ पे हम जब द्वितीय संरचना की बात करते हैं तो दो प्रकार की संरचनाओं का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें पहली है अल्फा हेलिक्स और दूसरी है बीटा प्लीटेड शीट। हम पढ़ेंगे अल्फा हेलिक्स सर्वप्रथम। अल्फा हेलिक्स एक राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। अब राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड की बात करें तो हम इसको आराम से समझ सकते हैं कौन सी राइट हैंडेड होती है और कौन सी लेफ्ट हैंडेड होती है। तो मैं यहाँ पे एक संरचना बना रहा हूँ, आप इसको गौर से देखो। इसमें इधर की तरफ ये जो गोले गोले दिख रहे हैं आपको, ये सर्कलाकार, ये राइट साइड में है तो ये राइट हैंडेड हो गई। और दूसरी मैं संरचना बना रहा हूँ, ये देखो। इसमें देखो ये लेफ्ट की तरफ हमारे बाएं हाथ की तरफ है, तो ये कौन सी हो गई? लेफ्ट हैंडेड। तो ये राइट हैंडेड हो गई, ये लेफ्ट हैंडेड हो गई। आप इसको याद रख सकते हो। तो जो अल्फा हेलिक्स होती है वो कैसी होती है? वो होती है राइट हैंडेड। ऐसे आप अल्फा हेलिक्स को बनाइए, जब भी कभी बनाओ तो आप ऐसे आप इसको बनाना है। और इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो ट्रेंड होते हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होती है? वो उसमें 3.6 रेडियस होते हैं और वो लेंथ जो होती है वो 5.4 एंगस्ट्रॉन होती है। दो चीज़ आप इसमें ये याद रखना है। तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है? जो हेलिक्स बनता है
उसकी एवरेज लेंथ होती है, इस हेलिक्स की जो एवरेज लेंथ कितनी होती है, वो 12 रेजिड्यूज तक होती है। नहीं, उसमें लगभग 12 रेजिड्यूज होते हैं, 12 एमिनो एसिड्स होते हैं, और उसकी लेंथ 18 अंगस्ट्रोन तक होती है। ये जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 18 अंगस्ट्रोन। ये 4-5 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इसमें दूसरी चीज़ आप ये याद रख सकते हैं कि जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो किन किन के बीच में बनते हैं। तो वो पहले एमिनो एसिड 5वें एमिनो एसिड से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। पहले एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप 5वें एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तब जाके ये संरचना बनती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि nth रेजिड्यूज का CO बॉन्ड तथा N+4 रेजिड्यूज का NH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर अल्फा हेलिक्स का निर्माण करता है। अल्फा हेलिक्स का जो स्थायित्व है वो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख सकते हो। ये अल्फा हेलिक्स की संरचना है। यदि हम इसकी रंगीन संरचना देखें तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ देख सकते हैं। ये यहाँ पे पहले एमिनो एसिड का CO या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये पहला एमिनो एसिड आ गया, ये यहाँ से दूसरा एमिनो एसिड शुरू हो रहा है, ये वाला। तो ये पहला है, ये दूसरा है, दूसरा हो गया, ये यहाँ दूसरा चलता है, ये यहाँ से तीसरा शुरू हो रहा है, ये तीसरा है, ये तीसरा हो गया, ये यहाँ से चौथा शुरू हो रहा है, ये चौथा है, और ये यहाँ से पांचवा शुरू हो रहा है। तो ये पांचवे का जो NH है, ये जो पांचवे का जो NH है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये N हो गया। यदि हम ऐसे देखें N+1, N+2, N+3, N+4, ये N+1 हो गया, ये N+2 हो गया, ये N+3 हो गया, और ये N+4 हो गया। तो N+4 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो अल्फा हेलिक्स होती है। ये अल्फा हेलिक्स का बेसिक लक्षण है। आप कौन कौन से अमीनो एसिड्स अल्फा हेलिक्स में भाग ले सकते हैं, देखा जाए तो प्रोलीन की बात करते हैं। प्रोलीन के अंदर देखा होगा आपने, जो नाइट्रोजन वाला जो हाइड्रोजन है वो फ्री नहीं होता। वो फ्री नहीं होने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड में भाग नहीं लेगा, जिसके कारण ये हेलिक्स ब्रेकर भी कहलाता है। हेलिक्स ब्रेकर यानी ये जहाँ पे आ जाता है वहीं अल्फा हेलिक्स समाप्त हो जाता है, अल्फा हेलिक्स आगे की संरचना वहाँ नहीं बनती, या अल्फा हेलिक्स के दो अल्फा हेलिक्स के बीच में एक प्रोलीन भी आ सकता है, ऐसे भी आप कह सकते हो। ये मुख्यतः अल्फा हेलिक्स में नहीं पाया जाता। ऐसे ही ग्लाइसिन भी अल्फा हेलिक्स में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसलिए ये भी मुख्यतः अल्फा हेलिक्स में नहीं पाया जाता है। तो ये दो अमीनो एसिड्स है, ये अल्फा हेलिक्स में नहीं पाए जाते हैं। अल्फा हेलिक्स ज़्यादातर ग्लोबुलर और फाइबर्स प्रोटीन में पाए जाते हैं। फाइबर्स प्रोटीन की बात करें तो अल्फा केराटिन मुख्य है, जिसमें जो पूरी की पूरी अल्फा हेलिक्स से बनी होती है। फाइबर्स प्रोटीन्स होती है वो ज़्यादातर अल्फा हेलिक्स से बनी होती है, और ग्लोबुलर प्रोटीन होती है उसमें ज़्यादातर बीटा शीट्स ज़्यादा पाई जाती है। यदि हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बीटा शीट उसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो बीटा शीट्स और अल्फा हेलिक्स दोनों प्रकार के प्रोटीन में बहुतायत से पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम अगले संरचना बीटा शीट्स के बारे में। बीटा शीट्स के बारे में देखें तो ये अल्फा हेलिक्स से थोड़ी सी भिन्न है। अल्फा हेलिक्स में जो एक अमीनो एसिड है वो सेम चेन के 5वें अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन बीटा शीट्स में क्या होता है, एक अमीनो एसिड पास वाली चेन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। पास वाले मतलब एडजेसेंट कह सकते हो आप, निकट वाली चेन के साथ या स्ट्रैंड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ ये थोड़ा सा अल्फा हेलिक्स इस प्रकार भिन्न है, यानी एडजेसेंट साइड बाय साइड पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस consist of extended region of adjacent side by side polypeptide sequences, यानी शीट्स के रूप में पाई जाती है, शीट्स पाई जाती है इसे,
ये ऐसी शीट्स हो गई। वो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है या एक से अधिक, जैसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं है। तो ये ऐसे शीट्स ऐसे पाई जाती है। तो ऐसे बीटा शीट्स होती है ये। यहाँ आप संरचना में देख सकते हो, 2 शीट्स दिखाई गई यहाँ पे। बीटा शीट 2 प्रकार की हो सकती है, एंटी पैरेलल और दूसरी पैरेलल। एंटी पैरेलल और दूसरी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल की बात करें तो यहाँ पे एंटी पैरेलल इसलिए कहा गया है कि जो 2 स्ट्रैंड होते हैं उसकी जो दिशा होती है वो एक दूसरे से विपरीत होती है। यानी पहला जो स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड का मतलब सूत्र या चेन कह सकते हो, ये इधर इसका एन टर्मिनल होगा तो इसका ये सी टर्मिनल होगा, लेकिन दूसरी का इधर सी टर्मिनल होगा और सी वाले की तरफ एन टर्मिनल होगा। इससे फायदा ये होगा कि दोनों चेन के जो कार्बोक्सिलिक और एमिनो ग्रुप है वो पास पास में आ जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा निकट बनता है। देख लो यहाँ पे ये पास पास आ गए। और जो दूसरी वाले जो पैरेलल बीटा शीट होती है उसमें क्या बनते हैं, ये दूर दूर बनते हैं। तो इसके हिसाब से यदि इसकी हम स्टेबिलिटी देखें तो ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, एंटी पैरेलल वाली। यहाँ पे जो रेड जो ये दिखाया गया है ये ऑक्सीजन को शो कर रहा है, और यहाँ पे जो वाइट जो दिखाया गया है वो हाइड्रोजन को शो करता है। और जो यहाँ पे ये दिखाया गया है ब्लू जो दिखाया गया है वो नाइट्रोजन एटम को शो करता है। ये आप इसमें ध्यान रख सकते हो। और जो ब्लैक ब्लैक ये दिखाया गया ये सारे कार्बन एटम को शो करते हैं। तो इस हिसाब से आप ये पूरी चेन को आप देख सकते हो। पॉलीपेप्टाइड ये चेन है, ये 2 चेन यहाँ पे दिखाई गई है, एक ही चेन है, ये 2 स्ट्रैंड है इसके। बीटा शीट्स के 2 स्ट्रैंड है, ये बीटा शीट्स है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ आप और ध्यान रख सकते हो कि बीटा शीट्स होती है वो 2 से 22 पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड हो सकते हैं। 2 से 22 का मतलब जैसे ये 2 हो गए और ये ऐसे करके मैं 22 बना दूँ तो ये 22 हो सकते हैं। रेंज है ये। और एवरेज देखें तो 6 स्ट्रैंड हम कह सकते हैं कि एवरेज 6 स्ट्रैंड पाए जाते हैं। इनका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 स्ट्रैंड। और प्रत्येक स्ट्रैंड में मतलब जैसे ये प्रत्येक है, यहाँ मैं फिर से बनाता हूँ। प्रत्येक जो स्टैंड है, जैसे ये बात करूँ मैं, ये प्रत्येक स्टैंड है, ये प्रत्येक स्टैंड है, ये 15 रेजिड्यूज हो सकते हैं इसमें एवरेज देखे तो। और स्टेबिलिटी हमने इसकी देख ली, एंटी पैरेलल ज़्यादा स्टेबल होती है। अब बात करें हम बीटा शीट्स किन किन प्रोटीन में पाई जाती है, तो ये मुख्यतः ग्लोबुलर प्रोटीन में पाई जाती है। 80% होती है मुख्यतः, 80% होती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ग्लोबुलर प्रोटीन में बीटा शीट्स ज़्यादा पाई जाती है। और फाइबर्स प्रोटीन की बात करें तो सिल्क फिब्रोनिन में भी बीटा शीट्स पाई जाती है, या बीटा शीट से ये सिल्क फिब्रोइन बनी होती है। संरचना में आगे हम बात करते हैं, सेकेंडरी संरचना में टर्न और लूप की बात करते हैं। ये भी एक तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं जो छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड से छोटी पॉलीपेप्टाइड होती है, जो मुख्यतः 3 या 4 या 5 अमीनो एसिड से बने होते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन मुड़ती है, जहाँ पे अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, वहाँ पे ये टर्न और लूप पाए जाते हैं। जो रिवर्स डायरेक्शन, जब डायरेक्शन अपनी रिवर्स करती है, चेंज करती है, तब ये वहाँ पे पाया जाता है। ये हम ध्यान रख सकते हैं। और ये मुख्यतः अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट दोनों में पाए जाते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो, ये बीटा शीट्स है, ये दोनों बीटा शीट्स है। और यहाँ पे ये जब ये बीटा शीट्स मुड़ती है तो वहाँ पे एक लूप बन जाता है, टर्न है। यदि एंटी पैरेलल है तो लूप स्मॉल होता है, और यदि 2 बीटा शीट पैरेलल है तो वो लूप थोड़ा बड़ा होता है, एक्सटेंसिव हो जाता है। आगे हम बात करें, बीटा टर्न की बात करते हैं, तो ज़्यादातर जो बीटा टर्न होते हैं वो बीटा शीट्स के 2 स्ट्रैंड को जोड़ते हैं। जो बीटा स्ट्रैंड के 2 शीट को बीटा शीट के 2 स्ट्रैंड को जोड़ते हैं वो बीटा टर्न कहलाते हैं। यदि हम बीटा टर्न की बात करें तो 2 प्रकार के हो सकते हैं, और ये मुख्यतः 4 अमीनो एसिड के बने होते हैं।
टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, दो प्रकार के बीटा स्ट्रैंड हो सकते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ इसमें जो पोजीशन है एमिनो एसिड्स की, जैसे 2 नंबर के ऊपर 2 नंबर वाला जो एमिनो एसिड होता है वो मुख्यतः प्रोलिन होता है टाइप फर्स्ट बीटा स्ट्रैंड में। टाइप सेकंड में भी प्रोलिन होता है, लेकिन टाइप सेकंड में पोजीशन नंबर 3 पे ग्लाइसिन भी होता है। ये थोड़ा सा दोनों में अंतर है और ये मुख्यतः बीटा शीट्स में पाए जाते हैं। ये हमने देख लिया टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, और मुख्यतः ग्लाइसिन और प्रोलिन बीटा स्ट्रैंड में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रोलिन एक ऐसी संरचना है जो जिसमें यदि हम जहाँ टर्न होता है वहाँ पे वो आराम से वो फिट हो जाती है। ग्लाइसिन वैसे भी बहुत छोटी संरचना होती है, इसलिए वो भी इसमें मुख्यतः पाई जाती है। अब बात करते हैं हम सुप्रा सेकेंडरी स्ट्रक्चर और डोमेन की बात करते हैं। तो ये इसकी जब बात करते हैं तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर या द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना के बीच की एक अवस्था कह सकते हो आप, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक सेकेंडरी एलिमेंट्स या अल्फा हेलिक्स बीटा शीट मिलकर एक नई संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको हम सुप्रा सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल के रूप में हम मोटिव्स और डोमेन पढ़ते हैं। मोटिव और डोमेन्स क्या है, इसके एग्जाम्पल के रूप में हम इनको पढ़ते हैं। ये एक तरह से क्या काम करते हैं, ये सेकेंडरी संरचना और टर्शियरी संरचना के बीच के जो गैप को बढ़ते हैं, बीच के गैप को बढ़ते हैं, और ये बहुत सारे एंजाइम्स के लिए या कोफैक्टर्स के लिए कैविटी प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ पर आके कोफैक्टर या दूसरा कोई मॉलिक्यूल्स आके जुड़ता है। पहले बात करते हैं मोटिव की। मोटिव और फोल्ड एक रिकॉग्नाइजेबल फोल्डिंग पैटर्न है जो 2 या 2 से अधिक सेकेंडरी एलिमेंट्स जिसमें भाग लेते हैं और कनेक्शन के द्वारा वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कनेक्शन क्या हो सकते हैं, टर्न हो सकते हैं और लूप हो सकते हैं। और मोटिव है वो अलग अलग प्रोटीन में सेम मोटिव अलग अलग प्रोटीन में सेम फंक्शन कर सकता है। यदि प्रोटीन अलग है लेकिन मोटिव की संरचना सेम है तो वो सेम कार्य कर सकता है। और 4 प्रकार के मुख्यतः मोटिव्स पाए जा सकते हैं जो आप देख सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला वाला जो मोटिव है उसको हम कहते हैं बीटा अल्फा बीटा मोटिव। दूसरा वाला जो मोटिव उसको बीटा हेयरपिन कह सकते हैं, जिसमें बीटा शीट्स पाई जाती है। तीसरे वाला अल्फा अल्फा मोटिव कह सकते हैं, ये अल्फा अल्फा मोटिव है, ये जैसे कोलेजन में पाया जाता है। ये चौथे प्रकार का जो मोटिव है उसको हम ग्रीक के मोटिव कह सकते हैं, जिसमें बीटा शीट्स से 4 बीटा शीट्स मिलकर ग्रीक के मोटिव का निर्माण करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 प्रकार के मोटिव है, ये हमने देखी। इतना ही, हम इसमें डीपली नहीं पढ़ेंगे। हम ये जो बेसिक के स्टूडेंट है उनके लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम देखते हैं डोमेन की बात करते हैं। डोमेन की जो लेंथ होती है वो ज़्यादातर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो डोमेन में बटी होती है, और उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 25 से लेकर 300 रेसिड्यू तक हो सकती है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कई डोमेन में बटी हो सकती है। डोमेन एक तरह से इंडिपेंडेंट संरचना है, प्रोटीन की ऐसी संरचना है जो अपना जो फंक्शन पार्ट होता है प्रोटीन का, यदि हम इसको प्रोटीन के दूसरे भाग से अलग कर दे, आइसोलेट कर दे, तो भी ये अपना फंक्शनल या क्रियात्मक जो स्टेबिलिटी इसकी बनी होती है, एक्टिविटी जो इसकी चालू रहती है। हम डोमेन की संरचना की बात करें तो एक डोमेन एक से अधिक की सेकेंडरी मोटिव से उससे बना हो सकता है, और ये 3D संरचना होती है, प्रोटीन की 3D संरचना होती है, लेकिन पूरी प्रोटीन को डोनेट नहीं करती है, ये पूरी प्रोटीन को शो नहीं करती। ये प्रोटीन का एक पार्ट होता है जो क्रियात्मक होता है, फंक्शनल होता है, और अल्फा हेलिक्स
जहाँ पे प्रोलिन होता है वहाँ पे बेंड करती है, वहाँ पे मुड़ जाती है, और बीटा शीट्स जहाँ पे बीटा टर्न होते हैं वहाँ पे मुड़ जाती है। ये भी एक चीज़ आप दो चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। बात करते हैं टर्सरी संरचना की। ये प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D संरचना प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहलाती है, और ये साइड चेन होती है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उनके माध्यम से स्थायित्व को प्राप्त करते हैं, स्टेबिलिटी को प्राप्त करती है। हम द्वितीयक संरचना की बात करें तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड मुख्य भूमिका निभाता है, जबकि तृतीयक संरचना में इसके अलावा बहुत सारे और इंटरेक्शंस होते हैं जो इसकी स्टेबिलिटी में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिसमें डायसल्फाइड बॉन्ड भी अपना योगदान देता है। यदि हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन की बात करें तो वहाँ पे डायसल्फाइड बॉन्ड का भी मुख्य योगदान होता है। जो कोशिका उसके बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, इसलिए वहाँ पे प्रोटीन्स की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उनके बीच में डायसल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं, जबकि जो इंट्रा सेलुलर जो एनवायरनमेंट होता है वो रेड्यूस्ड होता है, अपचायक होता है। वहाँ पे ग्लूटाथायोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ पे डायसल्फाइड बॉन्ड कम पाए जाते हैं। इसलिए जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन होती है उसमें डायसल्फाइड बॉन्ड का ज़्यादा योगदान होता है। जो कोशिका के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसमें डायसल्फाइड बॉन्ड पाने की संभावना बहुत कम होती है। ये भी आप एक ध्यान रख सकते हो। दूसरी चीज़ आप ये भी ध्यान रख सकते हो, जो सेलुलर प्रोटीन होती है, जो घुलने वाले प्रोटीन होती है, उसमें हाइड्रोफोबिक साइड चेन वो प्रोटीन के मध्य भाग में पाई जाती है, इंटीरियर भाग में पाई जाती है। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, जल स्नेही पार्ट होता है प्रोटीन का, वो हमेशा सतह के ऊपर पाया जाता है। वो हमेशा किसके ऊपर पाया जाता है? प्रोटीन की सतह पे पाया जाता है। इसलिए हम कोशिकीय झिल्ली की बात करें, जिसके अंदर पाए जाने वाले जो इंटीग्रल प्रोटीन है, वो उसमें जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप है वो हमेशा झिल्ली के अंदर होता है, और जो बाहर की तरफ पार्ट निकला होता है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। प्रोटीन की मोस्ट स्टेबल जो संरचना होती है किसी भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की नेटिव कन्फॉर्मेशन कहते हैं, या प्रोटीन की नेटिव संरचना कहते हैं। और 4 प्रकार के साइड चेन इंटरेक्शन है वो प्रोटीन की नेटिव कन्फॉर्मेशन को स्थायित्व प्रदान करते हैं, जिसमें पहला है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इसकी हम बात कर चुके हैं। ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स या अमीनो एसिड्स के द्वारा ये इंटरेक्शन होता है, जो वाटर से विद्रोह करते, जिसके कारण हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हमेशा प्रोटीन के इंटीरियर पार्ट में होते हैं। आगे बात करते हैं हम वान डर वाल्स फोर्सेज। ये एटम्स के बीच में पाए जाते हैं। यदि एटम बहुत नज़दीक है तब जाके ये वान डर वाल्स फोर्सेज काम करते हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज साइड चेन होती है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड पाया जाता है, जो एक साल्ट ब्रिज का निर्माण करते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं प्रोटीन की स्टेबिलिटी में, सोल्युबिलिटी में। चौथे प्रकार का हाइड्रोजन इंटरेक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो पोलर ग्रुप होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। पोलर साइड चेन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करती है। हालांकि ये वीक होते हैं, लेकिन ये भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रोटीन के साथ कुछ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी जुड़ जाते हैं, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, जिनको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। यदि प्रोटीन के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं पाया जाता है तो उसको हम एपोप्रोटीन कहते हैं, और जिस प्रोटीन के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप पाए जाते हैं वो मेटल भी हो सकता है, कोफैक्टर भी हो सकता है, तो उसको हम होलो प्रोटीन कहते हैं। और ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसका अटैचमेंट प्रोटीन के साथ कोवेलेंटली भी हो सकता है और नॉन कोवेलेंटली भी हो सकता है,
जैसे बायोटीन सहसंयोजक बंध द्वारा लाइसिन साइड चेन से जुड़ता है और हीम असहसंयोजक बंध द्वारा हाइड्रोफोबिक हीम बाइंडिंग साइट से जुड़ता है। तो ये बायोटीन और हीम ये क्या है, ये प्रोस्टेटिक ग्रुप है। ये जो फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलस प्रोटीन होती है वो प्रोटीन की तृतीयक संरचना होती है। अल्फा क्रिएटिन की बात करें तो अल्फा क्रिएटिन प्रोटोफिब्रिल बेसिक यूनिट से बनी होती है। प्रोटोफिब्रिल की बात करें तो ये 4 राइट हैंडेड हेलिक्स से बनी होती है जो एक दूसरे से लेफ्ट हैंडेड सुपरकोइलिंग के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी ऐसे मुड़े होते हैं। जैसे ये मैं अल्फा हेलिक्स की बात करूँ, ये अल्फा हेलिक्स है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये इस प्रकार ये लेफ्ट हैंडेड मैनर में ये एक दूसरे जुड़ के प्रोटोफिब्रिल का निर्माण करते हैं। फिर प्रोटोफिब्रिल, फिर माइक्रोफिब्रिल, माइक्रोफिब्रिल, मैक्रोफिब्रिल और मैक्रोफिब्रिल क्रॉस लिंक्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ के हेयर या स्किन या फिंगर नेल्स में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा एक प्रोटीन और होती है जिसको हम सिल्क फिब्रिनोइन कहते हैं। ये एंटी फेरल बीटा शीट से बनी होती है, ये इलास्टिक नहीं होती। सिल्क फिब्रोइन ये एंटी फेरल बीटा शीट से बनी होती है। ये भी फाइब्रस प्रोटीन होती है लेकिन इलास्टिक नहीं होती। डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात करें तो ये प्रोटीन की नेगेटिव कन्फॉर्मेशन को भी स्टेबलाइज करते हैं, किसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, जहाँ पे फिजियोलॉजिकल कंडीशन वेरी करती है, तो इसका भी योगदान रहता है। ऐसे करके प्रोटीन की ये तृतीयक संरचना है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की चतुर्थक संरचना। जब हम बात करते हैं प्रोटीन की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की, जिसमें एक से अधिक सब यूनिट पाई जाती है, तब हम उसको कहते हैं प्रोटीन की चतुर्थक संरचना या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट है, वो एक स्पेसिफिक मैनर में एक दूसरे से जुड़ी होती है। यदि सेम प्रकार की सब यूनिट्स है तो उसको हम होमोमेरिक कहते हैं, और यदि विभिन्न प्रकार की सब यूनिट्स है तब उसको हम हेटेरोमेरिक कहते हैं। यदि 2 सब यूनिट है तो उसको डाइमर कहते हैं, 4 है तो उसको टेट्रामर कहते हैं। इस प्रकार हम इसका नाम दे सकते हैं। और सारी सब यूनिट्स है वो नॉन कोवलेंटली बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसके अलावा जो एसिडिक और बेसिक साइड चेन है वो शार्ट लिंकेज का भी निर्माण कर सकती है और बहुत सारे इंट्रैक्शंस भी पाए जाते हैं इसमें, चतुर्थक संरचना में पाए जाते हैं। और जो तृतीय संरचना में पाए जाते हैं वो वाले इंट्रैक्शन चतुर्थक संरचना में भी पाए जाते हैं, जो स्टेबिलिटी में भी मुख्य योगदान देते हैं। इस प्रकार यह प्रोटीन की चतुर्थक संरचना है जिसको हमने ब्रीफली पढ़ा। एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं इसमें, प्रोटीन की जो चतुर्थ संरचना है, यदि इसको हम वापस फोल्डिंग इसकी बदल दें, यानी इसको वापस डिफोल्ड कर दें, तो ये प्राथमिक संरचना में चेंज हो जाती है। कुछ एजेंट्स के द्वारा इसकी प्रोटीन की संरचना को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसको हम डी नेचुरेंट कहते हैं, और ये प्रोसेस को डी नेचुरेशन कहते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन्स है या एंजाइम्स है जो वापस डीनेचर से रीनेचर हो जाते हैं, यानी यदि उसको डीनेचर कर दे और कुछ एजेंट्स उसमें मिला दे तो वापस उसकी फोल्डिंग हो जाती है और वापस वो अपनी नेगेटिव कन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। वो जिसमें एक एग्जांपल दिया गया है राइबोन्यूक्लियेज ए। अब बात करते हैं प्रोटीन की डीनेचुरेशन की। प्रोटीन की जो नेगेटिव कन्फॉर्मेशन है उसमें किसी भी प्रकार का कोई लॉस हो जाता है या डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो डीनेचुरेशन कहलाता है। वो कैसे भी हो सकता है, इससे इसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो नष्ट हो जाती है। नॉन फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में हम प्रोटीन की नेगेटिव कन्फॉर्मेशन को निम्न विधि से चेंज कर सकते हैं, जैसे पहले है पीएच है, दूसरी आयनिक स्ट्रेंथ है, तीसरी डिटर्जेंट है, चौथी टेम्परेचर में इंक्रीज है, पांचवी हेवी मेटल के साथ इंट्रैक्शन है, छठवीं लिगेंड्स के साथ इंट्रैक्शन है।
इनके द्वारा प्रोटीन की नेटिव कन्फॉर्मेशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसके कारण प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। तो ये इस प्रकार हमने प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तृतीयक संरचना, चतुर्थक संरचना और प्रोटीन का डीनेचरेशन पढ़ा। ये जो टॉपिक है ये बीएससी के स्टूडेंट्स और एमएससी के स्टूडेंट के लिए लाभप्रद है। इसको यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके ये बहुत काम आएगा। और इसका जो लेवल है वो बीएससी और एमएससी के बीच का है। एमएससी के उन स्टूडेंट्स को जो हिंदी मीडियम के, उसके लिए बहुत ही ये टॉपिक अच्छा है, लाभप्रद है। अच्छी बुक से कंटेंट लिया गया है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़े, समझे, इसके नोट्स बनाए और पसंद आए तो उसको आगे भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।